अवध। सबसे पहले हम बात करेंगे अवध राज्य के बारे में। अब सबसे पहले जानेंगे किस क्षेत्र को अवध कहा जाता था। दोस्तों, जो आज उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, तो पश्चिम में कन्नौज से लेकर और पूर्व में कर्मनाशा नदी तक, यानी कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर तक का जो क्षेत्र था, उसी को अवध कहा जाता था। अवध कभी मुगलों का ही एक सूबा हुआ करता था। इसे बफर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अवध को इंडिपेंडेंट करने का काम या अवध का सबसे पहला नवाब कौन बना, तो लिखेंगे सादत खान बुरहान उल मुल्क। सादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा अवध को इंडिपेंडेंट किया गया और 1722 ईस्वी से लेकर 1739 तक अवध के सबसे पहले नवाब के रूप में शासन किया सादत खान बुरहान उल मुल्क ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। इसकी कैपिटल थी फैजाबाद। और आप जानते होंगे, फैजाबाद पहले उत्तर प्रदेश का जिला भी था, लेकिन अब इस जिले का नाम बदलकर अयोध्या जिला कर दिया गया है। पहले फैजाबाद जिले में अयोध्या था, अब अयोध्या जिले में फैजाबाद है। ये कभी अवध की कैपिटल या अवध की राजधानी हुआ करती थी। लिखेंगे ही वॉज अ शिया मुस्लिम, ये एक शिया मुसलमान था। ही वॉज अ शिया मुस्लिम, ये एक शिया मुसलमान था। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। और इसने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ा था, मुगल साम्राज्य का पतन, तो मैंने आपको बताया था मुगलों में सबसे अयोग्य बादशाह हुआ मोहम्मद शाह रंगीला। उसी के शासनकाल में 1722 में सादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा खुद को इंडिपेंडेंट किया गया और ये बना अवध का सबसे पहला नवाब। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था, तो नादिर शाह करनाल से ही वापस लौटने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो सादत खान ही था जिसने नादिर शाह के पास संदेश भिजवाया था और उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसीलिए सादत खान का ही निमंत्रण पाकर नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली में कत्लेआम किया और मुगलों के साथ लूटपाट की। सादत खान बुरहान उल मुल्क का कोई भी पुत्र या बेटा नहीं था, इसीलिए इसने मरने के बाद अपने ही दामाद को अवध का अगला नवाब घोषित किया। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद अवध का अगला नवाब हुआ नवाब सफदरजंग, जिसका वास्तविक नाम अबुल मंसूर खान था। इसका वास्तविक नाम अबुल मंसूर खान। और ध्यान रखेंगे, 1739 से लेकर 1754 तक अवध का दूसरा नवाब हुआ नवाब सफदरजंग। नाम सुना होगा आपने सफदरजंग का भी, ये अवध का दूसरा नवाब था। लिखेंगे ही वॉज वजीर ऑफ मुगल एम्परर, ही वॉज वजीर ऑफ मुगल एम्परर अहमद शाह। ये मुगल बादशाह अहमद शाह का वजीर था, लेकिन 1753 में इसे वजीर के पद से हटा दिया गया। 1754 में इसकी डेथ हुई और इसके मरने के बाद इसी का पुत्र अवध का अगला नवाब बना, जिसे हम जानते हैं नवाब शुजाउद्दौला के नाम से। इसके बाद अवध का अगला नवाब बना शुजाउद्दौला। 1754 ईस्वी से लेकर लगभग 1775 तक अवध का नवाब बना शुजाउद्दौला। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा शरण दी गई बंगाल के नवाब मीर कासिम को। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और उसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया और वहीं पर शस्त्रागार स्थापित करके जब अपनी सेना को संगठित करने की कोशिश की, तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने मीर कासिम पर अटैक किया और मीर कासिम अपनी जान बचाने के लिए भागा नवाब शुजाउद्दौला की ही शरण में। तो कहने का मतलब, इसमें शुजाउद्दौला ने ही मीर कासिम को भी शरण दी थी। और भारत का मुगल बादशाह जो कि शाह आलम सेकंड था, इसी का वजीर इमादुल मुल्क हुआ करता था, जिसने शाह आलम द्वितीय के खिलाफ एक साजिश रची, जिससे बचने के लिए शाह आलम सेकंड ने भी जाकर शरण दी किसके पास, शुजाउद्दौला के पास। और यही रीजन है, यही कारण है कि जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया, जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, तो उसमें शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। लेकिन शुजाउद्दौला के समय में और क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए या घटनाएं घटित हुई, लिखेंगे 1757 बैटल ऑफ प्लासी। जिस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, उसी समय 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। लिखेंगे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध किस किसके बीच हुआ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, लिखिए इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के तीसरे युद्ध में, इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, लिखेंगे शुजाउद्दौला हेल्प अहमद शाह अब्दाली। शुजाउद्दौला के द्वारा अहमद शाह अब्दाली की मदद की गई। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था और हम सब जानते हैं, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरीके से मराठाओं को पराजित किया था। लेकिन इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहा था नवाब शुजाउद्दौला। इसके बाद शुजाउद्दौला के ही समय में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ा गया। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और शुजाउद्दौला की सेना मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी बक्सर के युद्ध में, जिसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इस आक्रमण और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई और यही वो निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों के द्वारा पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया गया। इसके अलावा बंगाल का गवर्नर जनरल, भाई जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया
तो आप जानते हैं कि बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद 1765 में अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हुआ। अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया और 1772 में इस द्वैध शासन का अंत करने के लिए बंगाल का अगला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाकर भेजा गया था। इसीलिए ध्यान रखेंगे 1773 में शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में एक संधि हुई थी जो कहलाती है ट्रीटी ऑफ बनारस, जो कहलाती है बनारस की संधि। ये वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला के बीच में हुई 1773 ईस्वी में। इसके बाद 1775 में ट्रीटी ऑफ फैजाबाद, फैजाबाद की संधि एक बार फिर से वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला के ही बीच हुई थी। हु वाज वॉरेन हेस्टिंग्स? वॉरेन हेस्टिंग्स वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर हम वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो ध्यान रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स से ही बना था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और इसका कार्यकाल 1772 ईस्वी से लेकर 1785 तक रहा। इसके बाद बंगाल और अवध का अगला नवाब बना आसफउद्दौला। अगला नवाब अवध का बना आसफउद्दौला 1775 ईस्वी से लेकर 1797 तक। 1775 से 1797 तक बना अवध का नवाब आसफउद्दौला। लिखेंगे ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। यही अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ लेकर आया। इसी ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। आसफउद्दौला से सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 1784 ईस्वी में इसी ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। इसी ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया जो कि मुहर्रम मनाने के लिए बनवाया गया था। मुहर्रम सेलिब्रेट करने के लिए, मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का निर्माण आसफउद्दौला ने ही करवाया था। और ध्यान रखेंगे इस इमारत की सबसे खास बात यह थी कि इसमें किसी भी स्तंभ या पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आसफउद्दौला के बाद मात्र एक साल के लिए अगला नवाब बना वजीर अली। 1797 से लेकर मात्र 1798 ईस्वी तक। और ध्यान रखेंगे वजीर अली के बाद अगला नवाब हुआ सादत अली खान। 1798 से लेकर 1814 तक अवध का अगला नवाब सादत अली खान बना। सर मुहर्रम क्या है? मुहर्रम एक फेस्टिवल है जो कि मुस्लिम्स में शिया कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, जिसे बेसिकली एक शोक दिवस के रूप में, एक मातम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप कह सकते हैं कि मुहर्रम से ही, भाई अगर हम इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो जो मुहर्रम का ही महीना होता है वही सबसे पहला या नव वर्ष की शुरुआत भी वहीं से होती है। सर टॉपिक के नेम चेंज करवा दीजिए बेटे, आज हो जाएंगे टॉपिक के नाम चेंज। सर जी डायर की क्या है, शॉर्ट में बता दीजिए। बंगाल में द्वैध शासन या डायर की अप्लाई की गई थी जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। उस डायर की के तहत बंगाल के लोगों को दो टैक्सेस देने होते थे। एक टैक्स वो सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करते थे और दूसरा टैक्स उन्हें वहां के स्थानीय शासक या दीवान को देना होता था। आज भी भारत में डायर की चलती है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारत में डायर की लागू की गई थी, द्वैध शासन जो आज भी चलता है। आप जानते हैं कि हम केंद्र को भी टैक्स देते हैं और राज्य को भी टैक्स देते हैं। यही डुअल गवर्नेंस, यही दोहरी शासन प्रणाली को डायर की या द्वैध शासन कहा जाता है। ये 1935 से भारत में शुरू की गई थी। सर सिरी फोर्ट कहां है? दिल्ली में है सिरी फोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। मंगोलों के लगातार आक्रमण हो जाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सिरी नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया 1304 में और वहीं पर सिरी फोर्ट का निर्माण करवाया था। सर अब तो जीएसटी हो गया ना, तो मेरे भाई जीएसटी भी तो सेंट्रल जीएसटी अलग होता है और स्टेट जीएसटी अलग है, तो वो भी टैक्स ही ना। जीएसटी में कोई अशर्फियां थोड़ी देनी होती है सरकार को, हम टैक्स ही तो देते हैं। सादत अली खान अवध का अगला नवाब बना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे सादत अली खान से सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है वो यही बनता है, इन 1801 लिखेंगे ही एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। लिखेंगे इसी ने 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब ये सहायक संधि क्या है? अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस का मतलब है, हिंदी में आप लिखेंगे सहायक संधि। बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेलेस्ली, और जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था तो यही भारत में सब्सिडरी अलायंस लेकर आया था, सहायक संधि लेकर आया था, जिसके तहत ये भारत के कमजोर राजाओं के साथ एक संधि किया करता था, जिसमें उन्हें सैन्य मदद देने के बदले उनसे रेवेन्यू का एक बड़ा भाग लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। उसी को सहायक संधि कहा जाता था। और अवध का एक नवाब जिसका नाम सादत अली खान था, इसने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और सहायक संधि को स्वीकार किया था 1801 में। इसके बाद लिखेंगे लास्ट नवाब ऑफ अवध वाज वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुआ, जिसने 1847 से लेकर 1856 तक अवध में शासन किया। लेकिन आप जानते होंगे
जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड डलहौजी 1848 में, तो उसी ने भारत में हड़प की नीति चलाई जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, और भारत के ज्यादातर राज्यों और रियासतों को हड़पना शुरू किया। और बिल्कुल यही काम उसने अवध में भी किया। वाजिद अली शाह के शासनकाल से लखनऊ की जनता, अवध की जनता बेहद संतुष्ट थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली शाह पर झूठे कुशासन के आरोप लगाए और आरोप लगाया कि आपकी जनता आपके शासन से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हम अवध को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। 1856 में 1856 में जबरदस्ती अवध को हड़प लिया गया और अवध को हड़प के वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया और बंगाल भेज दिया गया। इस बात से अवध की जनता बेहद नाराज हुई और यही एक महत्वपूर्ण कारण बना कि जब 1857 की क्रांति हुई, जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो सबसे ज्यादा विद्रोही किस प्रांत से हुए? अवध से, क्योंकि सब इस बात से नाराज थे कि वाजिद अली शाह पर कुशासन के झूठे आरोप लगाकर अवध को हड़पा गया था डलहौजी के द्वारा। तो कहने का मतलब 1856 तक नवाबों का शासन अवध पर रहा, लेकिन 1856 में इसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया। नेक्स्ट अगला लिखेंगे जाट स्टेट भरतपुर। नेक्स्ट लिखेंगे जाट स्टेट भरतपुर। बेसिकली दिल्ली, मथुरा और राजस्थान के भरतपुर का जो सीमावर्ती क्षेत्र था, वहीं पर जो कृषि करने वाले जमींदार हुआ करते थे, उन्हीं को क्या कहा गया? जाट कहा गया। उन्हीं को जाट कहा गया। और ध्यान रखेंगे पहले ये मुगलों के ही अधीन थे, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सबसे पहला जाटों का विद्रोह मुगलों के खिलाफ हुआ। और ध्यान रखेंगे मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने वाला सबसे पहला जाट नेता, सबसे पहला जाट लीडर माना जाता है 1669 में गोकुल जाट। गोकुल जाट ही वो जाटों का सबसे पहला नेता था जिसने औरंगजेब की कट्टर नीतियों का विरोध किया था। लेकिन जब औरंगजेब दक्षिण भारत अभियान पर चला गया, जब औरंगजेब साउथ इंडिया मिशन पर चला गया, तो ध्यान रखेंगे औरंगजेब के ही शासनकाल में 1686 ईस्वी में दो लीडर राजा राम जाट और रामचेरा जाट के नेतृत्व में जाटों का आक्रमण हुआ। किस पर? लिखेंगे अटैक ऑन अकबर्स टुम्ब, अकबर के मकबरे पर आक्रमण। दोस्तों आप जानते हैं आगरा में ही सिकंदरा नामक स्थान पर मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है। तो ऐसा कहते हैं कि विद्रोहियों ने या जाटों ने राजा राम और रामचेरा जाट के नेतृत्व में 1686 ईस्वी में आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर के मकबरे पर आक्रमण किया था और अकबर के मकबरे में जितने भी बेशकीमती रत्न और पत्थर लगे थे वो सारे के सारे वहां से लूटे थे। और इतना ही नहीं, अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को निकालकर जला भी दिया था। यह काम 1686 ईस्वी में हुआ था राजा राम जाट और रामचेरा जाट के नेतृत्व में। लेकिन इसके बाद जाटों का नेतृत्व चूड़ामन जाट के हाथों में आया और जाटों का फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर या पहला स्वतंत्र शासक ही कौन बना? लिखेंगे चूड़ामन जाट। 1690 ईस्वी से लेके 1721 तक जाटों का सबसे पहला स्वतंत्र शासक बना चूड़ामन जाट। लिखेंगे इन 1700 ही फाउंडेड भरतपुर सिटी। इसी के द्वारा सन 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की स्थापना की गई। और यहीं पर इसने एक किले का निर्माण करवाया जिसे थीम फोर्ट या जिसे थीम का किला कहा जाता था, सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, क्या आप ये बता देंगे कि किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी में? वही जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इस टॉपिक में बंगाल से सवाल बनते हैं, अवध से सवाल बनते हैं, सिख स्टेट पंजाब से सवाल बनते हैं और मराठाओं से सवाल बनते हैं। ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पर जाटों के बारे में भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैसूर के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पर हम हैदराबाद के निजामों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन है ना, लेकिन मेरे भाई ठीक है, मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता क्लास में कि बस यहीं से सवाल आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इसीलिए हमें तो पूरी तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, स्वाभाविक सी बात है। सर हिंदी लैंग्वेज, क्या हिंदी लैंग्वेज भाई? सारी बात हिंदी में तो हो रही है। मैं जो भी कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको मैं हिंदी में भी तो बोल रहा हूँ, समझ गए? चूड़ामन जाट के ही द्वारा भरतपुर की स्थापना की गई थी और वहीं पर थीम के किले या थीम फोर्ट की स्थापना या निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। लेकिन आप जानते हैं राजस्थान में ही आमिर नामक स्थान पर एक रूलर रूल किया करता था, जयसिंह। याद कीजिए वही जयसिंह जिसे मालवा की सूबेदारी सौंपी गई थी और सवाई और जिसे सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। तो कहने का मतलब राजस्थान के आमेर में जयसिंह शासन कर रहा था और जब मुगलों ने देखा कि भरतपुर के जो जाट हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना कर रहे हैं और साथ में खुद को मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए मुगलों के कहने पर जयसिंह के द्वारा 1721 में चूड़ामन जाट पर अटैक किया गया। इन 1721 लिखेंगे जयसिंह अटैक
एंड डिफीटेड हिम। जयसिंह के द्वारा इस पर आक्रमण करके इसे पराजित किया गया और थीम के किले पर जयसिंह के द्वारा अधिकार कर लिया गया। इस बात से ही अपमानित होकर 1721 में चूड़ामन जाट कमिटेड सुसाइड, चूड़ामन जाट ने आत्महत्या कर ली। और ध्यान रखेंगे, चूड़ामन जाट के मरने के बाद जाटों का नेतृत्व आया बदन सिंह के हाथों में और अगला शासक जाटों का बना बदन सिंह। अगला जाट रूलर बना बदन सिंह। लगभग 1721 से लेकर 1756 तक। और लिखेंगे ही वॉज नोन एज, लिखेंगे ही इज नोन एज द एक्चुअल फाउंडर, ही इज नोन एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जाट स्टेट। इसी को जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिखेंगे इसी के द्वारा दीग, कुंभेर, वेद एवं भरतपुर किले का निर्माण करवाया गया। इसने अपने शासनकाल में 4 किले बनवाए, दीग, कुंभेर, वेद और भरतपुर। इतना ही नहीं, बदन सिंह के ही शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और आप जानते हैं नादिर शाह के आक्रमण से मुगलों की व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई और मुगलों की कमजोर व्यवस्था का फायदा उठाकर ही नादिर शाह के आक्रमण के बाद लिखेंगे बदन सिंह के द्वारा मथुरा एवं आगरा पर अधिकार कर लिया गया। मथुरा और आगरा पर भी बदन सिंह के ही द्वारा अधिकार कर लिया गया। और ध्यान रखेंगे, बदन सिंह की मृत्यु के बाद भरतपुर का अगला जाट शासक बना सूरजमल जाट। जाटों का अगला शासक बना सूरजमल जाट। 1756 ईस्वी से लेकर 1763 तक, 1756 से लेकर 1763 तक भरतपुर का अगला शासक बना सूरजमल जाट। और ध्यान रखेंगे, इसी को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, प्लाटो ऑफ जाट्स, यही कहलाता है जाटों का अफलातून। और ध्यान रखेंगे, इसी के समय में 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पहले सूरजमल जाट के द्वारा मराठाओं की मदद करने का वादा किया गया था, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव भाऊ के ही साथ मतभेद हो जाने के कारण, डिस्प्यूट हो जाने के कारण सूरजमल जाट ने खुद को अलग किया पानीपत के तीसरे युद्ध से। और आप जानते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई और उन्हें हराया अहमद शाह अब्दाली ने। लिखेंगे बट आफ्टर द डेथ ऑफ सूरजमल जाट, लेकिन सूरजमल जाट की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ सूरजमल जाट या सूरजमल जाट की मृत्यु के बाद लिखेंगे डिक्लाइन ऑफ भरतपुर वाज स्टार्टेड, भरतपुर का पतन शुरू हो गया। और आप याद रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ भरतपुर वाज रणधीर सिंह। जाटों का भरतपुर का अंतिम शासक रणधीर सिंह हुआ। और इसी के शासनकाल में लिखेंगे इन 1805 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड भरतपुर, अंग्रेजों के द्वारा भरतपुर पर अधिकार कर लिया गया, जो कब की बात है 1805 ईस्वी की। इसी के शासनकाल में अंग्रेजों ने भरतपुर पर अधिकार किया। नेक्स्ट अगला लिखेंगे सिख स्टेट पंजाब। अगला लिखेंगे सिख राज्य पंजाब। और अगर हम सिख राज्य की बात करें तो सबसे पहले हम सिखों की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि सिखों में हुए हैं 10 सिख गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव माने जाते हैं, जो कि सिखों के सबसे पहले गुरु हुए। और गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। सबसे पहले लिखिए गुरु नानक देव। सबसे पहले लिखेंगे गुरु नानक देव। लिखेंगे गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। हालांकि यह स्थान आज कहां पर है? पाकिस्तान में, जिसे ननकाना साहिब कहा जाता है। सर लोग तो बोलते हैं कि भरतपुर को कोई जीत ना पाया। कौन से लोग बोलते हैं ऐसा मेरे भाई? 1805 में भरतपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था भाई मेरे। 1803 में दिल्ली पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का और 1805 में भरतपुर भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर, तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। और ध्यान रखेंगे इनकी मृत्यु 1539 में 1539 ईस्वी में 1539 या 1539 ईस्वी में पंजाब के
करतारपुर में हुई थी, जिसे आज क्या कहा जाता है? डेरा बाबा, जिसे आज डेरा बाबा कहा जाता है। लिखेंगे गुरु नानक देव। लिखेंगे गुरु नानक देव वॉज फाउंडर ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक देव के ही द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई। लिखिए ही वॉज कंटेम्परेरी टू इब्राहिम लोधी एंड बाबर। ये इब्राहिम लोधी और बाबर के समकालीन थे। इब्राहिम लोधी और बाबर के समकालीन का मतलब है कि जब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, तो उसी के साक्षी माने जाते हैं, उसी के गवाह माने जाते हैं, उसी के आई विटनेस माने जाते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव बाबर और इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। इन्हीं के द्वारा नानक पंथ चलाया गया। इन्हीं के द्वारा नानक पंथ चलाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुरु नानक देव ने ही गुरु का लंगर प्रथा की भी शुरुआत की थी। गुरु नानक देव के ही द्वारा गुरु का लंगर प्रथा की भी शुरुआत की गई थी। गुरु नानक देव के ही एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था लहना। और ध्यान रखेंगे, लहना को ही गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और यही लहना गुरु नानक देव के बाद सिखों के दूसरे गुरु बने गुरु अंगद देव के नाम से। तो सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव। सिखों के दूसरे गुरु, सेकंड गुरु बने गुरु अंगद देव। और ध्यान रखेंगे 1539 से लेकर 1552 तक, 1539 ईस्वी से लेकर 1552 तक सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू हुमायूं। ये मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्परेरी टू हुमायूं, ये हुमायूं के समकालीन थे। दो महत्वपूर्ण काम इन्हीं के द्वारा बनाई गई गुरुमुखी स्क्रिप्ट या गुरुमुखी लिपि। इन्हीं के द्वारा गुरुमुखी स्क्रिप्ट या गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। और साथ में इन्हीं के द्वारा गुरु का लंगर प्रथा को नियमित किया गया या नियमित बनाया गया। इन्होंने ही गुरु का लंगर प्रथा को नियमित बनाया। और आप जानते हैं यही रीजन है कि आज भी जब हम गुरुद्वारों में जाते हैं तो वहां पर मुफ्त भोज या जिसे हम लंगर कहते हैं वो आज भी चलता है। ये मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था तो वो गुरु अंगद देव से भी आशीर्वाद लेने के लिए गया था। गुरु अंगद देव के बाद सिखों के तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास। गुरु अंगद देव के बाद अगले सिख गुरु बने गुरु अमरदास। और ध्यान रखेंगे 1552 ईस्वी से लेकर 1574 तक ये सिखों के तीसरे गुरु हुए। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू अकबर। ये अकबर के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्परेरी टू अकबर, ये अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने अपना स्थान या अपनी गद्दी पंजाब के गोइंदवाल में स्थापित की थी। ये पंजाब के गोइंदवाल में ही अपनी गद्दी स्थापित करके रहा करते थे। और ऐसा कहते हैं कि अकबर अपने शासनकाल में पंजाब के गोइंदवाल ही गया था गुरु अमरदास से भेंट करने के लिए। और गुरु अमरदास की ही एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था बीबी भानी। तो उन्हीं को, बीबी भानी को ही अकबर ने कुछ गांव भेंट किए थे, कुछ गांव उपहार में दिए थे। ध्यान रखेंगे, इन्हीं की बेटी, इन्हीं की पुत्री थी बीबी भानी। और गुरु अमरदास के ही दामाद हुआ करते थे रामदास। इसीलिए इन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी रामदास को ही बनाया। और सिखों के फोर्थ गुरु, चौथे गुरु बने गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु बने गुरु रामदास 1574 से लेकर 1581 तक, 1574 ईस्वी से लेकर 1581 तक सिखों के चौथे गुरु बने गुरु रामदास। लिखेंगे ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ मुगल एम्परर अकबर। ये मुगल बादशाह अकबर के मित्र थे। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ अकबर, ये मुगल बादशाह अकबर के मित्र थे। लिखेंगे अकबर गिफ्टेड हिम 500 बीघा लैंड। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी। ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ अकबर, ये अकबर के मित्र थे। एंड अकबर गिफ्टेड हिम 500 बीघा लैंड। और अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी। और वही 500 बीघा भूमि जो अकबर ने इन्हें उपहार में दी थी, उसी पर इनके द्वारा एक नगर बसाया गया था जिसे रामदास नगर कहा जाता था, जो आज क्या कहलाता है? अमृतसर। तो लिखेंगे ही वॉज फाउंडर ऑफ अमृतसर सिटी। लिखिए इन्हीं के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। इन्हीं के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। गुरु रामदास को ही अमृतसर का संस्थापक भी माना जाता है। इनके उत्तराधिकारी, इनके तीसरे पुत्र हुए गुरु अर्जुन देव। पंद्रह सौ 81 ईस्वी से लेकर 1606 तक सिखों के पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। और ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा निर्माण करवाया गया हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल का। पंजाब के अमृतसर में जो गोल्डन टेंपल है, हरमंदिर साहिब है, उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है।
इन्हीं को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा रचना की गई सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार भी गुरु अर्जुन देव ही माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करता था, और जब जहांगीर के बेटे खुसरो ने जहांगीर के ही खिलाफ विद्रोह किया, तो उस खुसरो के विद्रोह में खुसरो की मदद ही किसने की? गुरु अर्जुन देव ने की। इसीलिए 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। तो ये थे गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु हुए। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हमने बात की सबसे पहले अवध राज्य के बारे में, उसके बाद हमने बात की जाट स्टेट भरतपुर के बारे में, उसके बाद हम सिख स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 5 सिख गुरुओं के बारे में बात कर ली है। बाकी 5 सिख गुरुओं के बारे में बंदा बहादुर महाराजा रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में हम कल बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैसूर स्टेट और हैदराबाद स्टेट के बारे में।